नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। समय हो चुका है हमारे खास शो जनता का सवाल का और आज बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्या चल रहा है, बयानबाजी किस हद तक दी जाएगी और इसी पे करेंगे चर्चा। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हो, लेकिन सियासी दल अभी से चुनावी हुंकार भरने लगे। चैलेंज, बुर्का और ज्यादा बच्चे करो जैसे बयान धरातल पर तैरने लगे हैं। एक तरफ बटोगे तो कटोगे जैसे बयान जहां पुराने हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ अब यूपी में बुर्का वाले सीएम बनेगी जैसे नारे तैरने लगे हैं और इसमें नया नाम AIMIM का भी जुड़ गया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ने उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी का झंडा लहराने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी यही नहीं रुके और यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने और पार्टी का परचम लहराने की बात कर दी। दरअसल निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज देते हुए कहा कि मिस्टर योगी, यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। अब यूपी में भी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे, हम सभी यूपी चलेंगे और यूपी में अपनी ताकत और अपने झंडे को गाड़ेंगे और वहां भी अपना झंडा लहराएंगे। ये बातें उनकी तरफ से कही गई। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुसलमानों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए नारा दिया है कि हम दो, हमारे दो नहीं बल्कि हमारे 2 दर्जन चाहिए। यह नारा अब सियासी बन चुका है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है उत्तर प्रदेश की। और आपको बता दें कि सियासत में नारेबाजी और सियासी मंच से अपील कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर सियासतदान सियासी मंचों से उल जुलूल बातें करने लगे तो हैरानी भी होती है, सवाल भी उठते हैं कि अपने सियासी फायदे के लिए क्या कोई कुछ भी बोल सकता है। AIMIM के नेता शौकत अली ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है कि लोग भी हैरान हो गए। नेताजी ने मुसलमानों से 24 बच्चे पैदा करने की अपील कर दी है। उन्होंने मंच से बाकायदा नारा दिया, कहा कि हम 2 और हमारे 2 नहीं बल्कि 2 दर्जन। ऐसे बयान पर बेशक आपको हंसी आए, लेकिन AIMIM नेता ने बहुत सोच समझ के ये नारा और ये शिगुफा छोड़ा है और इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको शौकत अली और तमाम उन नेताओं के बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ AIMIM के नेता और विधायक। चलिए सुनवाते हैं। जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है। अभी योगी बाकी था, अब आप लोग मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे
16 बच्चे। और इस तरफ एक तरफ बयानबाजी का दौर जारी है, हिंदुओं की बात हो रही है, मुस्लिमों की बात हो रही है, जनसंख्या की बात हो रही है, ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये कि आगामी चुनाव से पहले इस तरह के बयान कितने सही होते हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं, उन सवालों के साथ करेंगे आज की चर्चा। पहले एक नजर सवाल पर डालते हैं। आपको बता दें कि आज के सवाल कि क्या यूपी का चुनाव बाबा वर्सेस बुर्काधारी पर लड़ा जाएगा, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ AIMIM की तरफ से कहा जा रहा है कि अब की बार यूपी में बुर्का वाले सीएम होंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार का चुनाव आखिरकार किस पर होगा, जनता अपना रुख किसकी ओर मोड़ेगी। दूसरा सवाल, यूपी में सियासत अपार है, हिंदुत्व, PDA और बुर्का से किसकी होगी नैया पार, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो हिंदुत्व का लगातार नारा देती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो PDA का राग अलापती है, और तीसरी तरफ AIMIM जिन्होंने बुर्का वाली सीएम वाला एक नया सिगुफा छोड़ दिया है। ऐसे में इन बयानों से क्या किसी की नैया पार होगी, जनता अपना भरोसा किस पर जताएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तीसरा सवाल कि मुस्लिम वोटर अब किसके साथ है, क्योंकि विपक्ष लगातार मुस्लिम हो या ओबीसी को हो साधने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम अब किसके साथ है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके सबका तारुफ करवा देते हैं, सबके इंट्रो करवा देते हैं। आपको बता दें कि प्रमोद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और तमजीद अहमद कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और यश भारती सपा प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ ही देर में डॉक्टर मन्नान जुड़ेंगे जो ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM का पक्ष रखेंगे। सभी का स्वागत है टीवी 100 पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। प्रमोद जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तैयार हैं क्या आप? ओवैसी के तरफ से लगातार चुनौती दी जा रही है, आपको चैलेंज किया जा रहा है कि हम भी आ रहे हैं यूपी में, तैयार हैं आप लोग? प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपको आवाज मिल रही है हमारी? अनम्यूट कर लीजिए प्रमोद जी आप अपने आप को। हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है प्रमोद जी, आपकी आवाज मिल पा रही है सर, कंटिन्यू करिए। जी नमस्ते आर्या जी। जी नमस्ते सर। नहीं, अगर आपका प्रश्न ये है कि हमारी तैयारी है, देखिए हमारे ऊपर तो यही आरोप लगा रहता है कि हम तो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में ही रहते हैं। हम चुनावी मोड में नहीं रहते, हम एक राजनीतिक दल है, जनता के बीच में रहते हैं, अपने प्रदर्शन को लेकर के जनता के बीच उनके सामने उनके मूल्यांकन पर खरा उतरने का भी प्रयास करते हैं। अपनी रिपोर्ट भी हम उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड उनके सामने देते हैं, और यही कारण है कि हमें बार बार लगातार निरंतर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सहयोग प्राप्त होता है। जहां तक बात है अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, वो जैसा आपके कार्यक्रम में भी लिखा हुआ है कि बाबा बनाम बुर्कावादी, देखिए ये चिंता तो बाकी के प्रतिद्वंदी दलों को करना है, राजनीतिक दलों को, जो मुसलमानों को, मुस्लिम को वोट बैंक मान के चलते हैं। अब उनके वोट बैंक में वो सेंध लगाने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये चिंता तो कांग्रेस अथवा सपा के प्रवक्ताओं को करनी होगी। ठीक है, कि वो कैसे साधते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है प्रमोद जी, जवाब ले लेते हैं इसका। ठीक है प्रमोद जी, आते हैं आपके पास। यश भारती जी, ओवैसी की टीम जो चैलेंज कर रही है, प्रमोद जी कह रहे हैं कि ये चिंता हमें नहीं होनी चाहिए, ये चिंता आप लोगों को होनी चाहिए। क्या आप चिंतित हैं? आप तैयार हैं उनके आगमन से, उनकी एंट्री से? और आपको भी लगता है कि जैसे ही ओवैसी की
एंट्री होगी आपको इसका घाटा हो सकता है, सबसे ज्यादा घाटा आपको हो सकता है? यश भारती जी। आर्या जी, पहले तो मेरा आपसे निवेदन है कि भाषाई स्तर जो है वो ठीक रहे, ऐसे शब्दों का चयन ना हो जिनका अर्थ गलत तरीके से लगाया जाए। कैसे आपने भारतीय जनता, मैं बोल रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बोला कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, और हमारे लिए आप बोल रहे हैं कि हम राग अलापते हैं। तो ये जो दोनों चीजों में आप अंतर करके बता रहे हैं, कम से कम आपको नहीं करना चाहिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है कि 80-20 में बांट दे लोगों को, हनुमान जी की जाति बता दें, सीता जी को फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बता दें। ये सारे काम निचले स्तर के शब्दावली के भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं। जैसे अभी प्रमोद मिश्रा जी कह रहे थे कि उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। ये आरोप नहीं लगता, ये आप गर्व से कहते हैं कि हम तो दिक्कत क्या है सर इस चीज से? दिक्कत क्या है? अच्छा, या तो आप बोल रहे हैं या मुझे बोल रहे थे, दिक्कत क्या है? मैं तो क्रॉस क्वेश्चन तो करेंगे ना सर। आपने बोला कि राग अलापना, मैंने गलत बोला, ठीक है, मैंने मान लिया कि नहीं बोलना चाहिए था राग अलापना, लेकिन ये इतना कोई बड़ी बात नहीं है। नारा ठीक है, पीडीए का नारा आप लोग भी देते हैं, नहीं कर रही है, हाँ, है ना। अब भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है कि जिस तरीके से कि वोट बैंक छिन रहा है, वोट बैंक आ रहा है, अगर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के नेता के बयान से किसी का वोट बैंक बढ़ता और घटता है, ये समझ लीजिए कि उसका गठबंधन किससे होगा और कौन ऐसी चीजें करवाएगा। किससे होगा सर गठबंधन? किससे होगा? अरे फिर आप बोलने ही नहीं देते हो आप सर। क्रॉस क्वेश्चन तो करेंगे ना, इसमें भी दिक्कत होगी आपको। सवाल तो करूंगी ना, पूछूंगी, तस्वीरें तो साफ करवाऊंगी ना। आप आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो पूछूंगी ना, या पूछना बंद कर दूं? आप तस्वीर साफ कर लीजिए, क्लीनिंग का काम कर लीजिए सर। तस्वीरें साफ करने का मतलब क्लीनिंग नहीं होता। तस्वीरें साफ करने का मतलब होता है जो आप बोल रहे हैं उनको साफ शब्दों में बोलना, उनको साफ शब्दों में बोलना, ताकि सबको पता चले कि आप किस पर बोल रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं। कैसे पता चलेगा मुझे भी और सभी को? ठीक है, बोलिए। आर्या जी, क्रॉस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि किसी को बोलने से रोक दिया जाए। मुझे सर बोलने से नहीं रोक रहे हैं, बोलने से नहीं रोक रहे हैं, नहीं हो पाती, और आप एक क्वेश्चन रख देती हैं जो आपने पूरा एक कार्यक्रम रखा है, उस विषय पे आप आने ही नहीं दे रही हैं। उसी विषय पर डिबेट हो रही है सर। हाँ, तो आप बोलने तो दीजिए ना, आप क्रॉस क्वेश्चन तब कीजिए कि या तो मैं आपके बोलिए सर, आपके कार्यक्रम से दूर जाऊं। ठीक है सर, बोलिए। जो पूरा विषय है भारतीय जनता पार्टी, मोहन भागवत क्या कहते हैं, जो आरएसएस प्रमुख हैं, जिनका नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो क्या कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए। मोदी जी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं, हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। अब ये जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जिनका परिवार नहीं है, वो बच्चों के बारे में बताएंगे। ठीक है ना यश भारती जी, आप कहेंगे फिर टोक दिया। धीरेन्द्र शास्त्री मोदी जी के छोटे भाई कैसे हो गया, जरा बता दीजिए हमें भी। देखिए आर्या जी, मैं आपको निवेदन करूंगा, आप अध्ययन जरूर कीजिएगा। भरे मंच से मोदी जी ने कहा कि मेरा छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री। अब आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैं कितनी चीजें लेकर के आऊं। सर कोई कहने, अरे सर सुनिए ना, मोहन भागवत हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए। मोहन भागवत जी ने तो ये बोला है ना कि 3 बच्चे, गिनती बताई है ना, उन्होंने ये नहीं बोला कि 24 बच्चे कीजिए, नहीं बोला शायद। अब इसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि 24 बच्चे कीजिए, उन्होंने सिर्फ 3 बच्चे बोला है, 3। फिर तो आपको अध्ययन करने की अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नहीं सर, मैं अध्ययन करके आई हूँ। अगर आप उनका पक्ष ले रहे हैं, पक्ष नहीं ले रही हूँ, सवाल कर रही हूँ सर। तो आप प्रूफ कर दीजिए ना, मुझे गलत प्रूफ करिए ना। ठीक है, मुझे गलत प्रूफ करिए ना। अगर 3 बच्चों से ज्यादा बोला, मुझे गलत प्रूफ करिए, मैं तैयार हूँ। चलिए 3 वाला बयान दिखाइए। हाँ, दिखाते हैं 3 वाला बयान दिखाइए। मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि 3 वाले बच्चों का बयान दिखाइए। ठीक है, वो भी दिखाते हैं, लेकिन आप मुझे गलत प्रूफ करिए। आप बताइए 3 वाला बयान। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। 3 बच्चे पैदा करना, अरे मुझे बताइए 3 बच्चे पैदा करना, मैं आपकी बात को मान लूं, वैसे तो ये गलत है, आपकी बात मान लूं कि 3 बच्चे पैदा करना ठीक है, ये संदेश देना ठीक है, इसकी स्वीकार्यता आप करती हैं? 24 देना ठीक है। अरे 3 हो, 13 हो, 24 हो, आप स्वीकार करती कैसे बराबर हो गया सर? 3 और 13 और 24। ठीक है, इसका जवाब हम प्रमोद जी से ले लेंगे
इसका जवाब हम प्रमोद जी से ले लेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे कि तीन का देना सही है क्या। आप सफाई ज्यादा दे रही है, प्रमोद जी तो उतना सफाई देना नहीं बोलते सर इसे, यश भारती जी सफाई देना नहीं बोलते हैं। आप लोगों की एक लाइन हो गई है कि अगर कोई पत्रकार सवाल करता है तो उस पे हावी हो जाइए। नहीं, आप लोगों की आदत हो चुकी है सर, सवाल करना भी आपको बुरा लगता है। तमजीम अहमद जी आपके पास आते हुए क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में आपके? वो झूठ बोल रहा है कि 3 बच्चे पैदा करने की। अरे सर जाके चेक कर लीजिए। अरे मुझे चेक क्या, आपको चेक कराना चुनौती आपको है? दिखाने ना अभी सर, इंतजार कीजिए ना, इंतजार कीजिए, आपको 3 बच्चे पैदा करने वाली इंतजार कीजिए, मिलेगा आपको। अगर आपके पास है तो आप मुझे गलत साबित करिए, ये हमारी और आपकी डिबेट नहीं है, ये जनता का सवाल है। साबित करना है अपने आप को, मैं तो कह चुका आप गलत हैं, अब आपको सही। सर मैं सही हूँ तो गलत प्रूफ करिए ना मुझे, आपके पास है दिखाइए। अरे आपके पास है तो दिखाइए ना सर, दिखाइए आपके पास है। आप एंकरिंग से सरकार की एंकरिंग मत सर, एंकरिंग, अरे सर गलती आपकी नहीं है, सुनिए गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, आप लोगों ने एक लाइन पकड़ ली है, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने ना पर्सनल डिबेट करते हैं, मुद्दों से भागते हैं, बचते हैं। तमजीम जी आपके पास आते हुए, तमजीम जी आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि अब ओवैसी टीम की एंट्री हो चुकी है, कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन अब प्रमोद जी से बोला गया तो वो कहते हैं कि हमें नहीं, विपक्ष को इसकी टेंशन होनी चाहिए। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ओवैसी साहब, उन्होंने चैलेंज किया है योगी जी को कि मैं यूपी में आ रहा हूं, तैयार हो जाइए, लेकिन प्रमोद जी कह रहे हैं कि मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सत्ता पक्ष को कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष का वोट कटेगा, विपक्ष को टेंशन होनी चाहिए। क्या आपको है या नहीं? यूपी में आ रहे तो क्या हुआ, हिंदुस्तान का हिस्सा ही ना, यूपी में आ रहे आने दीजिए। बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं, आते रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं, ये तो डेमोक्रेसी है, जिसको चुनाव लड़ना होगा लड़ेगा, आखिर में तो फैसला जनता करेगी। देखिए एक बात समझिए, अरे ये जो माहौल बनाया जाता है ना जिस तरीके का, ये आप जान लीजिए, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो पूरा नेक्सस है, ओवैसी जी उधर से बयान देते हैं, भाजपा इधर से उसके काउंटर बयान देती है, फिर मीडिया पूरी उस पर डिबेट में लग जाती है। ये पूरा जो क्रोनोलॉजी है ना, ये पूरी सब समझ रही जनता, इसको डिकोड कर रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितना आप लोग टीवी पे इस मुद्दों पे बहस करोगे, उतना जनता और समझती जाएगी कि हाँ ये मसला क्या है, क्योंकि टीवी लोग मान के चल रहे हैं कि अब ये मनो स्थिति में लोगों के आ चुका है कि टीवी डिबेट ही उन्हीं मुद्दों पे करती है जिस पे भाजपा चाहती है। इतने मुद्दे खड़े हुए हैं देश के सामने, सरकार ने यूएस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया किसान नीति पे, हम लोग डिबेट नहीं करेंगे, संसद नहीं चलने दे रही उस पे डिबेट किस पे कर रहे हो? कर चुकी हूं मैं, टीवी 100 कर चुका है, टीवी 100 हर एक वो मुद्दा उठाता है। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, बाई एंड लार्ज मैं बता रहा हूँ। अब ओवैसी आ रहे हैं यूपी, क्या हो गया आ रहे हैं तो भाई क्या है, चुनाव लड़े, देख लेंगे नतीजा, देख लेंगे भाजपा एक। और ये देखिए चुनाव जो है ना अनगणित का खेल है, यहाँ पे हमेशा नफा नुकसान होता रहता है। जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 के चुनाव में करीब 68 सीट जीती थी, 2024 के चुनाव में इस नारे के साथ गई कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान की हत्या कर देंगे, बाबा साहब के लिखे गए संविधान को खत्म कर देंगे। क्या असर हुआ आपने देख लिया। तो कौन आया था उस समय भी? अखिलेश यादव जी, तमजीद अहमद जी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, सब लोग आए और इनके संविधान की हत्या करने की जो साजिश थी उसको जनता ने नकार दिया। तो ये सब बहुत मत चाहिए कि ओवैसी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये बिल्कुल समझ लीजिए पब्लिक संज्ञान लेने की मूड में नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जाने दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुतमईन है, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे किसी चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी जो बांटने की बात करेगा। यही आप देख लीजिए हसर 2024 का चुनाव जो आपने असर देख लिया है, यहाँ कोई बांटने की बात करने वाला यहाँ चलने वाला नहीं है। बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, क्यों चुनाव नहीं करवा पा रही, निकाय चुनाव आप समझ रही है, निकाय चुनाव क्यों नहीं करवा पा नहीं, माफ कीजिएगा कि जो आपका प्रधानी का चुनाव है वो नहीं करवा पा रही है, ग्राम पंचायतों का चुनाव नहीं करवा पा रही है। क्यों नहीं करवा पा रही है? इसी वजह से नहीं करवा पा रही, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही चुनाव कराने। SIR करा रहे हैं, ये करने दीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं सत्ता में आने की। जी सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। सवाल, अगर विधानसभा का चुनाव देखें तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उसका जितना उनका वोट मिले थे और उतना हारने की मार्जिन आपके गठबंधन का था, आपके पार्टी। कितने परसेंट वोट मिले थे? कितने परसेंट वोट मिले थे? अरे पिछले चुनाव में भी लड़ा था ओवैसी साहब, कोई
ओवैसी साहब कोई नए तो आ नहीं मैं रहे, आपको पिछला बता चुनाव देती भी हूँ लड़ा था ना उन्होंने। सर, सुनिए ना, तंजीम जी, बाराबंकी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर जैसी कुछ सीटें थी हार्दिक जहां पर जमानत जब्त हो गई है। हाँ, जहां पर ये कहा जा रहा है, सुनिए ना सर, जहां पर ये कहा जा रहा है कि उनको जितने वोट मिलते हैं उतनी ही वोटों से आपके गठबंधन की पार्टियां हारती हैं। बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ था पिछली बार भी 4-5 सीटों पे, तो इस वजह से सवाल उठता है सर। मैडम एक बात बताइए, डेमोक्रेसी है, मैं और आप चुनाव लड़ने से उनको रोक सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से रोक सकती है? ये तो संविधान में नियम है, जिसको चुनाव लड़ना होगा वो आके लड़ेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जनता को इस चीज के लिए जागरूक कर सकते हो, जो जागरूक कर रहे हैं और जनता जागरूक है। ठीक है सर, एक और सवाल जो शौकत अली की तरफ से जो बयान दिया गया कि मैं शौकत अली को नहीं जानता हूँ, छोड़िए शौकत अली को, मैं शौकत अली को नहीं जानता। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, 2000 जो पिछला चुनाव हुआ था यूपी के अंदर, 2022 का भी जो चुनाव हुआ था, उसमें भी ओवैसी साहब चुनाव लड़ते, आपको पता होगा, और जितने सीटों पे लड़े थे सब पे जमानत जब्त हो गई है। तो किसी गलत फहमी में हम लोग को नहीं आना चाहिए, ना किसी गुमान में आना चाहिए, ना किसी तरीके से समझना चाहिए कि हम कुछ टीवी डिबेट रख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले आके उन्मादी बयान देंगे, उधर से ओवैसी साहब बयान देंगे, तो इससे जनता उनको वोट देना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होने वाला है। आप समझिए, ये उत्तर प्रदेश की धरती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ओवैसी जी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कितना भी घूम ले, कितना भी उनके नेता बोल ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की धरती सब समझ रही है। और किसी विशेष समुदाय या किसी चीज को अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ वो ओवैसी साहब आएंगे तो उनको वोट देना शुरू कर देंगे, आप नतीजे देख चुके हैं पूरी तरीके से। पूरा देश, कोई हिंदू मुसलमान सब इनके खिलाफ इंटैक्ट हो चुका है। अभी यूजीसी का जो नियम लाए हैं, आज दलित, पिछड़ा, ओबीसी, आप देख रहे हैं किस तरीके से उनके खिलाफ अन्याय अत्याचार किया भाजपा के लोगों ने। उस पर बहस हम लोग नहीं करेंगे यूजीसी के खिलाफ। आप एक बात बताइए, कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, कितने ऐसे कुलपति हैं जिसके अंदर दलित, ओबीसी और मुसलमान बैठे हैं? आप बताइए सर। अभी सुनिए ना, अभी डिबेट हमारी किसी और मुद्दे पे हो रही है। ठीक है, इस पे भी किसी और दिन बात कर लेंगे। नहीं बनेंगे ओबीसी, उनको एनएफएस के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर कर देंगे। आप लोग भी तो खुल के नहीं खड़े हुए थे सर, आप लोग भी तो खुल के नहीं खड़े हुए थे। फिर आप जाइए विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं बनने देते हैं। सर, जब यूजीसी लेके आए थे तब आप लोग भी तो किसी के समर्थन में नहीं खड़े हुए थे। फिर वही बात हो जाती है कि सवाल करेंगे, फिर आप हम पे हावी होंगे कि मीडिया ऐसे बोलती है, मीडिया वैसे बोलते हैं। जब यूजीसी आया था तब आप लोग कहाँ थे? कोई खड़ा हुआ था? कोई खुल के खड़ा हुआ था? सर बताइए ना, आप लोग खुल के खड़े हुए थे किसी भी पक्ष में? मैडम, मैं खुल के खड़ा हूँ, पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ आपसे कि आज खड़े हैं ना, जब रोक लगाएंगे जब खड़े हैं। सुन लीजिए मेरी बात, एनएफएस के जरिए जो दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों और अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार इन्होंने किया है, आप सरकारी सर्विसेज से बाहर कर दिए। आप प्रोफेसरों की नौकरी उठा के देख लीजिए, आपको दलित, पिछड़ों को एनएफएस लगा दिया जाता है, नॉन फाउंड सुटेबल। 90% आबादी में से इनको नॉट फाउंड सुटेबल मिलता है। सारे के सारे कुलपति आपको उसमें ओबीसी, एससी, एसटी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? ऐसे चलेगा देश? ठीक है, देश की 90% आबादी को बिल्कुल से काट छाट के एनएफएस बना दोगे, नॉट फाउंड सुटेबल बना दोगे, और यहाँ पे ओवैसी साहब पे बहस करोगे। ठीक है सर, चलने दिया जाएगा? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, रुक जाइए ना तंजीम जी, पूरा समय मिला आपको, प्लीज पूरा समय मिला आपको। विनोद जी जवाब दीजिए। विनोद जी, ये जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि इतने बच्चे पैदा करो, उतने बच्चे पैदा करो, तो हिंदू और मुसलमान भाई कर रहे हैं ना आप लोग, फिर ये लोग भी कहेंगे कि अगर हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हम पीछे क्यों रहे, हम भी वही करेंगे। यश भारती जी भी आप पर आरोप लगा चुके हैं कि शुरुआत तो आप ही लोग करते हैं। प्रमोद जी। नहीं, यश भारती जी क्या कह रहे हैं और उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो कुटुंब प्रबोधन की बात करते हैं कि जो परिवार हो वो परिवार में एकीकरण होना चाहिए, पारिवारिक मूल्यों को सामने रख करके, साथ में रख करके, और उनको राष्ट्रीय मूल्यों के साथ जोड़ना। हम इस तरह के कुटुंब प्रबोधन की बात करते हैं, यदि वो परम पूजनीय मोहन भागवत जी की बात कर रहे हैं। जहां तक बात है, आजकल तो दोनों साथ में ही हैं, तो हमारे दो का नारा तो उनके सहयोगी दल ने ही दिया था। उससे तो आप आगे निकल रहे हैं ना, फिर नहीं तो हम दो हमारे दो से आगे निकल रहे हैं। और ये सर प्रमोद जी सवाल ये उठता है ना, सुनिए ना, सवाल ये उठता है कि ये कोई राजनीतिक पार्टियां डिसाइड करेंगी कि महिलाएं कितने बच्चा पैदा करेंगी, या फिर वो महिला खुद डिसाइड करेगी कि मुझे कितने करने? यही तो बात है। हम
तो किसी को ये कह नहीं रहे हैं, कहीं पर हमारा फतवा थोड़ी जारी करते हैं भाई कि 24 बच्चे पैदा करो, 12 बच्चे पैदा करो, 6 बच्चे पैदा करो। अभी आपने पिछले दिनों, हम तो काम करते हैं ना, मुनव्वर राणा ने विरोध किया था 3 तलाक का, हिबा रानी ने भी उनके साथ विरोध किया था 3 तलाक का। हिबा रानी उसी 3 तलाक के लिए लाए गए केस का सहारा लेकर के उन्होंने अभी अदालत में गुहार लगाई है। तो हम तो उनके लिए भी कार्य करते हैं। लेकिन ये जो स्वर्ण काल की बात करते हैं, जिस स्वर्ण काल में इन्होंने बहुत बड़ा उत्थान किया था, जिसकी बात कर रहे हैं तमजीद अहमद साहब, कि गरीबी की हटाओ के का नारा देकर के चुनाव लड़ने वाले सदियों तक गरीबी नहीं हटा सके। तो स्वर्ण काल अपना वो देखें। हमारे ऊपर तो जनता का विश्वास है, इसलिए लगातार तीसरी बार हमको सत्ता सौंपी है। क्रोनोलॉजी जो समझा रहे थे, तो सोरोस के इशारे पर राहुल गांधी चिल्लाना शुरू करते हैं यहाँ पर। क्रोनोलॉजी आप समझिए ना। अभी जहां तक बात है, जहां तक बात, तमजीद भाई का भी थोड़ा जिक्र, एप्स्टीन फाइल्स में इटली की एक महारानी का भी जिक्र है, हंसिए मत, और उनपे ही हंसना पड़ जाएगा आपको एप्स्टीन फाइल्स में, ठीक है। और रेड साड़ी पढ़ लेना, इटालियन राइटर ने लिखा है द रेड साड़ी जो कि ब्लॉक की गई, ट्रम्प कह रहा है कि मैं कैरियर खत्म कर दूंगा, आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो। ट्रम्प कह रहा है कि मैं कैरियर खत्म कर सकता हूँ। अरे तो उससे थोड़ा इस पे भी ध्यान रखिए सर। नेहरू की तरह नहीं तो बोलिए ना, कि हमें कहिए ना, आप नहीं बोलिए, आप नहीं बोलिए। शायद प्रमोद मिश्रा जी भटक गए। नहीं, यश जी भटक नहीं गए, वो चूंकि तमजीद जी बीच में हस्तक्षेप करने लगे, चूंकि हमने तो आपके वक्तव्य के बीच में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, और तमजीद जी अपना संयम खो दिया उन्होंने, वो बीच में बोलने लगे, तो भटके नहीं है, हम विषय पर ही बात कर रहे हैं। यश जी, जो आपने कहा मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, और अगर कहीं विषय से भटकाव होता है तो आप हमें सुधार दीजिएगा कि क्या कहना है। तो मैं नहीं, मूल विषय पे आता हूँ। प्रमोद जी, आप डाइवर्ट हो चुके हैं। गोल गोल जवाब नहीं चाहिए मुझे, सीधा सीधा जवाब चाहिए कि अच्छा, तो क्या किसी मंच से, सुनिए ना सर, क्या किसी मंच से ऐसे बयान देना सही है आपके लिए? कैसे बयान? 12 बच्चे पैदा करने का बयान हमने दिया है, 24 बच्चे पैदा करने का बयान हमने दिया है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी क्या करते हैं, वो एक संत हैं, वो जो कहें उनको हम ऑन करें, उनके स्टेटमेंट को हम डिफेंड करें। धीरेन्द्र शास्त्री, अभी यश भारती जी भी तो जवाब मांग रहे हैं, उनको दीजिए ना जवाब कि धीरेन्द्र शास्त्री, सुनिए ना, कि धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। मोहन भागवत भी कहते हैं कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। क्या ऐसे बयान देना सही है आपके हिसाब से? अगर आप 3 बोलेंगे, आप ज्यादा बोलेंगे, फिर वो भी बोलेंगे ना हम भी पीछे क्यों रहे, हम भी करेंगे ज्यादा बच्चे। हमारी जवाबदेही क्या यश भारती जो प्रवक्ता हैं सपा के, उनके प्रति है, या हमारी? मैं जवाब मांग रही हूँ, जनता जवाब चाहती है सर। जनता के सवाल में आप बैठे हैं तो जनता जवाब चाहती है कि इस तरीके के बयानबाजी करना क्या सही है आपके हिसाब से? आप लोग डिसाइड करेंगे कि एक महिला को कितने बच्चे करने हैं, 3 करो या ज्यादा करो, या वो महिला खुद डिसाइड करेगी कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं? हाँ, तो हमने तो कहीं पर ये तो निर्णय थोपने की तो बात कही नहीं। हाँ, कहां पर हमने थोप दिया किसी पर कि इतने आवश्यक है? तो शौकत अली भी तो थोड़ी लगा दी कांग्रेस, शौकत अली भी तो वही कह रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं, के साथ खड़े हैं, उनको ये पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने ही तो इमरजेंसी लगाई थी, और उस समय क्या हुआ था? परिवार नियोजन जब लागू किया था तो क्या था वो प्रतिबंध, और ये साथ में खड़े हैं आज उनके, उसका जवाब कौन देगा? तो इमरजेंसी थोड़ी लगा दी है, तो किसी ने कोई इमरजेंसी न लगाई है। और हम तो उनके बयान पर जा भी नहीं रहे। और अगर वो आज ये कहते हैं कि अगले साल चुनाव है और 12 बच्चे पैदा करो, तो क्या 12 बच्चे अगले साल चुनावी लिस्ट में आ जाएंगे क्या? ऐसा तो होता नहीं है। और बिल्कुल तमजीद जी की एक बात का बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, ठीक है, वो हमारे विपक्षी दल के हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसका तो मैं समर्थन करूंगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है, चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करने का उसका पूरा अधिकार है, और वो करे।
और उसकी स्वीकार्यता उसकी अस्वीकार्यता तो जनता तय करेगी। कोई भी पार्टी चुनाव में उतर सकती है, किसी भी राज्य में उसका अधिकार है, तो महिलाओं का भी सर अधिकार है कि वो कितना ठीक है कि वो कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं। डॉक्टर मन्नान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी आते हैं आपके पास। डॉक्टर मन्नान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मन्नान आपका टीवी 100 पर। प्रमोद जी आते हैं, रुकिए ना सर, प्रमोद जी रुकिए ना, आते हैं। जिन्होंने बयान दिया है, जिनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, उनसे ही बात कर लेते हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर मन्नान, ये जो बयान दिए जा रहे हैं, शौकत अली भरे मंच से कह रहे हैं कि हम दो, हमारे 2 दर्जन, क्या समझ रखा है महिलाओं को? आप लोग डिसाइड करेंगे कि कितने बच्चे पैदा करें महिलाएं? मशीन है क्या कोई? देखिए, पहली बात तो ये कि जो बच्चे पैदा होते हैं महिला और पुरुष की रजामंदी से पैदा होते हैं, किसी एक आदमी के जबरदस्ती करने से पैदा नहीं होते हैं बच्चे। और दूसरी बात ये है कि 2.1 जो है ग्रोथ है, आज इंडिया में पॉपुलेशन बताया पार्लियामेंट में कि पॉपुलेशन ग्रोथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं सर, डॉक्टर मन्नान सर सुनिए ना, मन्नान जी सुनिए ना, मन्नान जी आबादी बढ़ाने से क्या हासिल होगा? सुनिए ना सर, बच्चे ज्यादा पैदा करने से आबादी बढ़ेगी, क्या होगा? नहीं, आबादी बढ़ने के लिए तो इससे पहले बहुत सारे संगठन। तो आप शौकत अली के बयान से आप सहमत हैं? ठीक है सर, सुनिए ना, शौकत अली के बयान से आप सहमत हैं क्या? आपको लगता है कि हर महिला को या फिर हर घर में 24 बच्चे होने चाहिए? आप सहमत हैं? ये देखो ना कि आप बच्चे से इतना नफरत आप लोगों को क्यों है? किसको नफरत है? किसको नफरत है बच्चों से? दिल का क्या हाल है? जिस औरत के पास बच्चे नहीं है उससे पूछो। अरे सर, बच्चे पैदा करने से मना किसने किया है? लेकिन बच्चे अनलिमिटेड पैदा करना, अनलिमिटेड 24 बच्चे, अनलिमिटेड की बात नहीं है ना। अरे 24 बच्चे सर, एक महिला पे क्या बीतेगी, सोचा है कभी आपने? औरत दोनों की मर्जी से बच्चे पैदा होते हैं, कोई एक आदमी की मर्जी से नहीं बच्चे पैदा होते हैं। और बच्चे पैदा होने की बात है, ग्रोथ की बात है। 2.4 अगर मुसलमानों की ग्रोथ है तो 2.1 जो है नॉन मुस्लिम की भी है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क है ग्रोथ में। तो ये आप जो है इस चीज को बेकार ही में मुद्दा बनाया। सवाल ये है कि ग्रोथ को मुद्दा बनाया किसने? ये जो है सरसंघचालक ने इस मुद्दे को बढ़ावा दिया और हिंदू संगठन इस मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। बार बार किसी साध्वी का बयान आ जाता है, किसी साधु का बयान आ जाता है, किसी संत का बयान आ जाता है कि आप जो है 4 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 6 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 30,000 रुपया इनाम देंगे अगर बच्चा पैदा करोगे, कोई कहता है हम 60,000 रुपया इनाम देंगे पैदा करो। तो सवाल ये है कि ये मुद्दा तो वही लोग बढ़ा रहे हैं ना। डॉक्टर मन्नान, आप भी आपकी पार्टी और आप लोग भी यही सोचेंगे कि अगर वो कह रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, कंपटीशन तो करेंगे बच्चा पैदा करने में। भाजपा के संगठन वालों ने ये मुद्दा बनाया है ना, हमारी तरफ से मुद्दा थोड़े बना है। और इसका मुद्दा, इसको आप जबरदस्ती इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि इस चीज को जिस तरह से ये लोग इस वक्त बीजेपी के लोग, हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से मुसलमानों की गोली मारने की बात करते हैं, जिस तरह से आज वो कह रहे हैं कि 5 रुपए अगर मांगे तो 4 रुपया दीजिए, जिस तरह वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी मुस्लिम को लिए ये मुद्दा नहीं, बांग्लादेशी मुस्लिम के लिए कह रहे हैं वो किसी संदर्भ में कह दिया तो उन्होंने साफ किया है सर। डॉक्टर मन्नान, उन्होंने साफ किया है, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि हम उन मुसलमानों के खिलाफ हैं जो रोहिंग्यास हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम कहाँ उनके लिए कुछ कह रहे हैं? उन्होंने जो नहीं कहा कि मैंने बांग्लादेश के मुसलमानों को, उन्होंने कहा कि हम जो है मियाँ लोगों को वो अगर मियाँ कोई रिक्शा चला रहा है तो 5 रुपए अगर मांग रहा है तो 4 रुपए दीजिए। उन्होंने कहा 5 लाख मियाँओं का वोट हमें काटना है। मियाँ का मतलब क्या होता है? ये सब तो कहने वाली बातें हैं। आप लोग उसको मुद्दा नहीं बना रही हैं जो संविधान की छाती पे चढ़ के हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहा है इस वक्त। सर जाके टीवी 100 पर कल की डिबेट देखिए आप। मन्नान जी, आरोप लगाने से अच्छा है कि टीवी 100 पे जाइए और कल की डिबेट देखिए कि इसी मुद्दे पे थी। यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, चलिए ठीक, आते हैं डॉक्टर मन्नान जी, आते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस मुद्दे को हटाने के लिए ऐसा मुद्दा ले आए हैं आप लोग। ठीक है डॉक्टर मन्नान, आते हैं आपके पास। यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आर्या जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे अब आप रोकेंगी नहीं, बीच में मेरी बात पूरी हो जाएगी। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, आपकी पूरी टीम को धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो नहीं मिला जिसमें उन्होंने 3 बच्चे पैदा करने वाली बात कही थी।
इतना पर्याप्त आरएसएस समय मोहन मिल गया। भागवत की बात की है मैंने, मोहन भागवत ने अरे 3 आप बच्चे बोले। फिर देखिए आप कहेंगी क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, बात रोक के अरे क्रॉस सर क्वेश्चन करना तो नहीं आप होता। गलत प्रूफ सुनिए ना, आप अरे बोलेंगे तो सुनिए, खुद को मैं तो गलत डिफेंड ही करूंगी बोलूंगा। ना सर। आप सही बोलेंगी और उस सही को दिखा भी नहीं पाएंगी आप। अब मुझे दिखा- बोलने दीजिए आप। आपको भिजवा देंगे सर, सुनिए ना, बोलिए। अरे सुनिए, आप नहीं दिखा पाएंगी क्योंकि आप झूठ बोल रही थी, गलत झूठ बोल नहीं रही सर, थी। जाके आप 27 नवंबर 2025 शिवपुरी मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा 4 बच्चे सर पैदा मैं करने मोहन चाहिए भागवत की बात कर रही थी। 19 अभी फिर जनवरी आपको टोकूंगी, फिर आप 2026 बोलेंगे कि बीच में टोक रही है। 2026 मोहन भागवत ने मुंबई में बोला है कि 3 बच्चे पैदा कीजिए। मोहन भागवत ने बोला, मैं मोहन भागवत की बात कर रही थी, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बीच में आप आए। 2026 बांदा उत्तर प्रदेश में इसमें उन्होंने कहा आने वाली पीढ़ियां सिर्फ जावेद और नावेद पैदा होंगी अगर 4 बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये मंच से कहा है मोदी जी के छोटे भाई ने, और उस छोटे भाई पे कार्रवाई कोई बड़ा भाई नहीं कर पाया। ये छोटे भाई और बड़े भाई का जो खेल देश में चल रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है कौन? बढ़ावा दे रहा है जावेद और नावेद हो जाएंगे। ये बांग्लादेशियों के लिए कहा होगा, जैसे अभी आप पक्ष ले रही थी। जिसने कहा उसने बांग्लादेशियों का 2 दिन बाद नाम लिया और आपने दोनों को जोड़ दिया। और अगर उसने बांग्लादेशियों के लिए भी कहा, मुख्यमंत्री ये कैसे आ गए बांग्लादेशी, कैसे रिक्शा चला रहे, जब उनको चयन हो चुका है कि वो बांग्लादेशी रिक्शा चला रहा है असम के अंदर, उसको 5 रुपए नहीं 4 रुपए दो। क्यों 4 रुपए दो? जब बांग्लादेशी है तो उसे निकालो ना भाई देश से बाहर, किसकी जिम्मेदारी है? क्यों 4 रुपए देना है किसी बांग्लादेशी को? उसी के लिए कार्रवाई हो रही है। हसीना को दिल्ली में बैठा के रखोगे आप बांग्लादेशी को, और बाकी बांग्लादेशियों से आप नफरत फैलाने का काम करोगे। ये कैसा दोस्ती और प्रेम का खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा? बुर्का पहनना या पहनावा ये हर महिला का अपना एक निजी विषय है, और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन क्या पहनेगा, कौन कितने बच्चे पैदा करेगा, या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। तो शौकत अली तय कर रहे हैं सर, ये भारतीय जनता यश भारती जी। शौकत अली पर तो आप कुछ नहीं कह रहे, 24 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। अब मैं इस पे भी जवाब ले लूंगी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने 4 बोला, मोहन भागवत ने 3 बोला, मैं जवाब ले लूंगी। लेकिन शौकत अली पर क्या कहेंगे आप? 24 बच्चे क्या कहेंगे आप? अरे आर्या जी सुनिए ना, शौकत अली हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, ये कोई बंटवारा हमने नहीं किया अलग अलग। जो भी बयान देता है, अव्यवहारिक बयान देता है, महिलाओं के अपमान करने वाले बयान देता है, वो चाहे हिंदू महिला हो चाहे वो मुसलमान महिला हो, ये कैटेगराइज आप और आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग करें। हम तो महिलाओं के हक अधिकार की बात कर रहे हैं सर। मैं कैटेगराइज नहीं कर रही, मैं उन बयानों को रख रही हूँ जो कहा जा रहा है, भरे मंच से कहा जा रहा है। बचाव कीजिए आप, मैं बचाव नहीं कर रही। आपको सवालों से दिक्कत होती है, आई नो वेरी वेल, रखा गया है। आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को सवालों से दिक्कत होती है। प्रमोद जी से भी मैंने सवाल किए, लेकिन आपको सवाल करने से बहुत दिक्कत होती है और सीधा आप हावी होते हैं पत्रकारों पर। आपको लगता है कि विपक्ष से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? आपको लगता है कि विपक्ष से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? मैं प्रामाणिक तौर पे कुछ गलत नहीं पूछा मैंने, सिर्फ आपको इंटरप्ट किया है कि शौकत अली पर भी बोल दीजिए हमारे ऊपर। हाँ, मैंने सिर्फ यही पूछा है कि शौकत अली पर भी बोल दीजिए कुछ। मैंने तो तारीखें बता दी, स्थान बता दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 4 और 4 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली बात कही, नहीं तो नावेद तो जावेद का तर्क दिया। नावेद और जावेद क्या भारतीय नहीं है? क्या दिखाना चाहते हैं? कौन सी कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? मैं फिर कह रहा हूं, चाहे शौकत अली हो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, आप दोनों का बंटवारा क्यों कर रही हैं? ठीक है प्रमोद जी, जवाब ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका। प्रमोद जी जवाब दीजिए। सर पर्सनल हावी मत होइए, जब मैं बोलूंगी फिर आपको बुरा लगेगा। जवाब ले लेते हैं प्रमोद जी से। प्रमोद जी बैठे हैं जवाब देने के लिए, मेरा काम है सवाल करना। मैं सवाल सत्ता पक्ष से भी करूंगी, विपक्ष से भी करूंगी। आपको नागवार गुजरता है, आई नो वेरी वेल, लेकिन सवाल सत्ता पक्ष से भी उसी लहजे से, विपक्ष से भी उसी लहजे से मैं करूंगी सवाल। सवाल करने से कोई नहीं रोक रहा, और आपसे सर्टिफिकेट लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपसे मैं सर्टिफिकेट नहीं लेने वाली। प्रमोद जी ओके डन, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी जवाब दीजिए। आपके तमाम नेता हो या फिर आपके पार्टी से लोग हो या फिर वो तमाम धर्म गुरु हो जो खुलेआम कहते हैं कि आप 3 बच्चे पैदा कीजिए, हम इतने हजार देंगे, 4 कीजिए तो 51,000 देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं 4 बच्चे पैदा कीजिए। क्या है सर ये? क्यों नहीं होती कार्रवाई? सत्ता पक्ष में, सत्ता में आप बैठे हैं, इस तरीके की बयानबाजी अगर आप लोग करेंगे तो फिर विपक्ष भी वही करेगा। तमाम पार्टियां किसको किसको रोकेंगे?
शुरुआत तो आप लोग करते हैं। प्रमोद जी। नहीं, कहीं ऐसा भी है क्या कि जनसंख्या या कितने बच्चे किसी के यहाँ पर जन्म लेते हैं, अब ये यशवर्धन जी तो कह रहे हैं कि नहीं, इस पर कहीं तो आप ही लोग करते हैं। इस पर कहीं पर कानूनी प्रतिबंध है क्या? किसी के यहाँ 6 बच्चे हैं, किसी के यहाँ 10 बच्चे हैं, आज भी हैं, किसी के यहाँ 4 बच्चे हैं, तो क्या नहीं? लेकिन आप सरकार 4 बच्चे पैदा इसीलिए करें, नहीं तो जावेद और नावेद हो जाएंगे। ये तो कानूनी प्रक्रिया होगी ना साहब। नहीं, एक मिनट यश जी, कानूनी प्रक्रिया के आप विशेषज्ञ होंगे, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। विशेषज्ञ तो आप लोग हैं। आपके इतनी देर में आपने शेख हसीना तक पहुंच गए, लेकिन आपके मुंह से तो ये नहीं निकला कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उस पर तो आप और आपके नेता मौन धारण कर लेते हैं। उस पे तो आपकी बोलने की हिम्मत ही नहीं है। दुनिया में आप बोलिए क्या करना चाहिए, आप अभी बोलिए क्या करना चाहिए, आप अभी बोलिए कि वो आप सरकार में है क्या करेंगे, देना चाहिए। आप सरकार में है क्या करेंगे, विपक्ष से सवाल पूछेंगे। नहीं, आप बोलिए ना क्या करना चाहिए। आप सरकार में है, सवाल विपक्ष से पूछेंगे, आप नहीं बोलेंगे। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए मिश्रा जी। नहीं, थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि सत्ता को सवाल क्यों ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको तो एक खाली उन्होंने कुछ शब्द कह दिया था तो आपको बड़ा लगा कि शब्दों का चयन सही होना चाहिए। अब आप शर्म बोल रहे हैं तो आपको शब्दों का चयन करने के लिए छूट है ना, तो शर्म आनी चाहिए। सर एक मिनट रुक जाइए। ऐसा है कि हमारा संगठन वो नहीं है कि एक परिवार, हमारा संगठन, सुनिए वर्ड ऐसा नहीं है कि जिसको आप अपमानित, सुनिए यश जी, आप गलत बयानी देंगे। अरे यार, आप तो मतलब कोसेंगे और आपको शर्म भी नहीं आएगा। आप ये कह दें भाई, आप जितने बेशर्म तो नहीं है, यशपाल जी, यश जी रुक जाइए, समय का बहुत अभाव है, आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे, समय का अभाव है। यश जी प्लीज रुक जाइए। यश जी प्लीज, आप तो डूबे हुए एक ही परिवार से यश जी प्लीज, यश जी प्लीज रुक जाइए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आप बोल रहे थे तो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, मुख्यमंत्री बनने का बात पूरी करने दीजिए। जवाब सत्ता पक्ष में है, जवाब भी वही देंगे। सवाल पूछेंगे तो जवाब देंगे। यश जी रुक जाइए ना। जनसंख्या के लिए कोई कानून है क्या? आप अगर बोल रहा हो, आप अगर माइक पे बोल, जनसंख्या बढ़ाई जाएगी क्या? अरे भाई बाप, ये उस दल से आते हैं आप जिसके पास बेशर्मी की पराकाष्ठा करने का रिकॉर्ड है, और आप अगर माइक पे बोल, अरे यश जी आप डिसाइड नहीं करेंगे। यश जी आप रुक जाइए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। अब ये तमजीन जी और मन्नान के पास भी, मन्नान जी के पास भी जाना है, आखिरी प्रतिक्रिया लेनी है। सवाल, आपको विषय का कोई ज्ञान ही नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे प्रवक्ताओं को आप बुला लेती हैं। नहीं पता है कि आप डिसाइड नहीं करेंगे। प्रमोद जी आप ये डिसाइड नहीं करेंगे, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, शून्य है आप। कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। प्रमोद जी आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किसको टीवी 100 बुलाएगा किसको नहीं बुलाएगा। आप सिर्फ अपने सवाल का जवाब दीजिए। यश जी आप भी रुक जाइए क्योंकि समय का अभाव है, बीच में रोकना पड़ेगा फिर सभी को। 30 सेकंड में प्रमोद जी बोलेंगे। यश जी प्लीज, यश जी आपको 30 सेकंड मिलेंगे, समय का अभाव है, प्लीज आप अपनी बात रख लीजिए। अभी प्रमोद जी को बोलने देखिए, आ गए ना, ये चोटी रखने का कमांड दे दिया ना। ये तो आप ही होंगे ना, आपने कहा ज्ञान नहीं, तो ज्ञान की बात हो रही है। ये पीडीए वाले ज्ञान रखने का, चोटी रखने का अधिकार तो केवल आप ही को है। चुप रहिए, चोटी काट दोगे आप उसके। यश जी रुक जाइए, आपकी आवाज मजबूरन डाउन करनी पड़ेगी। 30 सेकंड समय उनको दे रही हूँ मैं, फिर उसके बाद आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख लेना। समय का अभाव है सर। यादव ही हमारा मुख्यमंत्री है प्रमोद जी, लेकिन हमारे यहाँ पर बेटा बाप के सामने से माइक छीन ले, ऐसे संस्कार हमारे संगठन में नहीं। अरे प्रमोद जी सवाल का जवाब दीजिए ना 30 सेकंड में। लगे बेचारे। ठीक है, समय का अभाव है, आप सभी लोगों को यही रोकना पड़ेगा। माफ कीजिए, आप लोग समय का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का टीवी 100 के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार इस पर सियासत जारी है कि महिलाएं कितने बच्चे पैदा करें। एक पार्टी कहती है 3 बच्चे 4 बच्चे और दूसरी पार्टी कहती है कि 24 बच्चे, हम 2 हमारे 2। अब देखना यह होगा कि आगामी चुनाव पर ये सारे बयानबाजी कितना इफेक्ट डालते हैं, कितना प्रभाव डालते हैं और जनता क्या समझती है, किस पर अपना प्यार लुटाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसे बयान आना लाजमी है। आप लोग बने रहिए टीवी 100 के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।